दिल कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राख से तू खिल जाएगा, गुजर जाएगा। Hello, everyone. Welcome to Success Stories Season 2, presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. I'm Alka, your host for today, and our guest for today is Jaspreet Jazim Sharma. He is an Indian ghazal singer. He is also a gold medalist at the national level in Thumri and ghazal. He's also a Bollywood playback singer known for Man Marziyan, De Dishkiya, and Shehzada-e Ghazal. So now that we have him here with us on our show today, let's welcome him and let's hear about his journey of success. Hello, Jaspreet, how are you? हेलो जी, यस आई एम वेरी गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. Thank you so much for joining with us today on our episode of Success Stories. Yeah, thank you so much. Pleasure is all mine. So, Jazim, like, how did this journey start? कैसे start हुई ये journey? और आपको जब पहली बार ऐसा लगा कि आप गा सकते हैं, तो वो कैसे हुआ? बेसिकली जो मेरी म्यूजिकल जर्नी है, वो जो लाइफ की ही जो मेरी जर्नी, वो बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है वो। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, मतलब आई वाज 4-5 इयर्स ओल्ड, जब मेरे फादर साहब श्री नानक मीर जी ने जब मेरे में एक म्यूजिक का जो होता है ना, कि मैं गुनगुनाता था बचपन में, जैसे उन्होंने मुझ में ये संगीत का वो देखा मेरे अंदर, तभी से उन्होंने मेरे गुरुजी थे श्री विजय सचदेवा जी, करवाने के लिए मुझे उन्होंने भेज दिया था। सो मतलब वो 4-5 साल की उम्र से मैंने संगीत सीखना शुरू किया। फिर मतलब मुझे वही लगता कि जो मैंने बचपन से ही जो मैं संगीत सीखने में हो गया, तो उसी की ये देन है कि बचपन में जो बंदे की ग्रेस्पिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। तो बट वही बस फिर मैं अच्छे मेरे जब मैं पूरी अपनी जर्नी 5 साल से लेके आज मैं 30 का हो गया हूँ, जब मैं पूरी 25 साल की अपनी जर्नी रिमाइंड करता हूँ, तो बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सभी अच्छे लोग ही मुझे मिले, सबका इतना सपोर्ट मिला है, चाहे मेरे गुरुजी हो विजय सचदेवा सर, सुनील सेठ सर, अनिल भारती सर, और मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा बहुत सहयोग है, बहुत आशीर्वाद है। और जहाँ भी मैं घूमा हूँ, मतलब पंजाब में भी मैंने काफी जगह मैंने स्टडी की है, काफी जगह गया हूँ। फिर बेसिकली आई वेंट टू मुंबई टू डू माई मास्टर्स इन म्यूजिक, मास्टर्स किया है मैंने म्यूजिक में बॉम्बे से। तो बस वो मास्टर्स करते करते आई पार्टिसिपेटेड इन सारेगामापा, और सारेगामापा से पहले जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया है, तो वो भी चीजें मतलब बहुत अच्छा ही होता रहा सब कुछ मेरे साथ। और आज जो भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा संगीत करें, तो और लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स उनसे ले। All right. तो मैं तो वैसे पंजाब से हूँ नहीं, लेकिन ऑल द सिंगर्स दैट आई नो हु आर फ्रॉम पंजाब, वो यूजुअली हिप हॉप या रैप सॉन्ग्स में जाते हैं. सो हाँ आपने जी, जो क्लासिकल सिंगिंग का रूट चुना, तो वो उसके पीछे की जर्नी बताइए. हाँ जी, वो बस वही हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू किया था, तो मैं ये चीज मैं अपनी हर इंटरव्यू में सबको बोलता हूँ कि संगीत में सीखने वाली जो विद्या है, वो हमारा शास्त्रीय संगीत ही है। तो बाकी सब जो चीजें हैं वो समझने वाली हैं। जो सीखना, जिसको कहते हैं ना कि सीखना, वो हमारा शास्त्रीय संगीत है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक ही है। और बस वही, और जब मैं सीखता गया, सीखते सीखते बहुत इंटरेस्ट आया, और धीरे धीरे जब गजल्स के लेजेंड्स को सुना, गुलाम अली खान साहब को सुना, मेहदी साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, तब मेरा गजल में और रुझान हुआ। तो बट वही है, तो लेकिन जब जगजीत साहब के जाने के बाद मुझे हमेशा लगता था कि जो गजल वाला जो स्पेस है, वो बिल्कुल खाली है वो। और कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है कि जो ओरिजिनल गजल्स पे काम कर रहा हो, या वो मतलब अब इसमें दो बातें हैं कि जो इंटरेस्ट था मेरा, वो तो बचपन से ही था, जैसे मैंने आपको बताया कि सीखने के कारण। और बाकी मैंने जब मार्केट को स्टडी किया, तब मुझे थोड़ा सा यही लगा कि कोई ना कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए जो इस
म्यूजिक को आगे लेके जाए, मतलब बिकॉज बीइंग एन इंडियन मुझे ऐसे लगता है कि हम हमारे कल्चर की वजह से सबसे ज्यादा रिच है, और हमारा जो कल्चरल म्यूजिक है अगर हम वही कोई करेगा नहीं, अगर हम उसी से भाग जाएंगे, और मुझे इतना दुख भी होता है अनफॉर्चुनेटली जो आज के हमारे नए जो यूथ है उनको हमारे कल्चरल म्यूजिक के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में, उपशास्त्रीय संगीत के बारे में, गजल के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है और इतना रुझान भी नहीं है। तो ये चीजें जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत एक मन में एक खलिश होती है कि यार क्यों ना उनकी भाषा में, चाहे अभी मैं धीरे धीरे वही साउंड के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि कंपोजिशंस के ऊपर, अरेंजमेंट के ऊपर, कि उनको उन्हीं की भाषा में कम से कम गजलें सुनाए, उनको गजलों में उनका इंटरेस्ट आए, शायरी में इंटरेस्ट आए। इतने बड़े बड़े शायर हुए हैं हमारे इंडिया के, तो मतलब आज तो बिल्कुल जो हल्कापन है वो ये हमारा संगीत है ही नहीं इंडिया का। हमारा संगीत बहुत ही रिच है और इतने बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उन लोगों को याद करना है। अगर हम उनको याद भी रखेंगे ना तब भी आई थिंक बहुत कुछ हो जाएगा उससे भी। जी। तो हम ये तो जानते हैं कि आप गजल में लाइक गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके पीछे की जर्नी जो है, वहां तक पहुंचने तक का सफर, उसके बारे में कुछ बताइए। बस गजल का तो जो, अगर हम खास तौर पे अगर गजल की बात करें तो उसमें जब मैंने पहली बार गुलाम अली खान साहब को सुना था तब मेरा गजल में इंटरेस्ट आया था, और उसके बाद जब मेहदी हसन साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, नूरजहां जी को सुना, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना, तब मुझे बस मैंने ठान लिया था तब कि मुझे गजल ही गानी है, क्योंकि यही एक ऐसा जॉनरा है कि जो मेरे जिसने मेरी रूह को छुआ, और मुझे हारमोनियम प्ले करने का बहुत शौक था। तब गजल में हारमोनियम का यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। आई थिंक ओनली गजल ही एक ऐसा जॉनरा है जिसमें हारमोनियम का जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो यूज है वो बहुत ज्यादा, उसमें मजा आता है, एक डिवाइन फील आता है। तो बस वही था कि मेरा इंटरेस्ट जैसे कि बचपन से था, और इन सभी लेजेंड्स को सुनने के बाद जब गजलें गाई और फिर धीरे धीरे गजलें कंपोज करने का शौक हुआ, तो जब कुछ गजलें कंपोज की, फिर जब मैं बॉम्बे आया तो अच्छे अच्छे शायरों से मेरा राब्ता हुआ, उनसे उनसे मुलाकातें हुई। जो मेरी पहली गजल की एल्बम आई थी प्यार बेपना, वो अमिता परशुराम जी हैं, दिल्ली की बहुत अच्छी शायरा है। जो मेरी दूसरी एल्बम आई सुनो तुम, विच इज द ऑफिशियली लास्ट एल्बम ऑफ पद्म श्री जनाब निदा फाजली साहब, जो कि बहुत बड़े शायर थे हमारे इंडिया के, बट अनफॉर्चुनेटली वो जैसी एल्बम हम लॉन्च करने वाले थे तब उनका देहांत हो गया था। बट हाँ मतलब वैसे मतलब अगर मैं वैसे बोलूं कि मुझे गजल में बहुत ज्यादा अच्छे लोगों का साथ मिला, हमेशा अच्छे शायरों के इर्द गिर्द में रहा, अच्छे म्यूजिशियंस के साथ रहा, अच्छी संगत में रहा, क्योंकि ये मतलब बीइंग पंजाबी एंड पंजाब में भी खास तौर बठिंडा से हूँ मैं, जो कि मतलब बिल्कुल खड़ी गायकी है वहां पे ना, मतलब जो हार्डकोर जो होती है, गांव वाली जो होती है गायकी। लेकिन फिर मुझे अपने तलफ्फुज पे, मेरी डिक्शन पे, मेरी वोकैबुलरी पे मुझे बहुत काम करना था। तो बस वही चीजें करते करते आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे डिक्शन के बारे में बात करते हैं, मेरी तलफ्फुज के बारे में जब बात करते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारा तलफ्फुज जो है वो भी आपके जैसे हो, गजल में उतना साफ हो। तो कुछ लगता है कि चलो जो भी इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहने का जो फल मुझे मिला है, तो जर्नी बस यही है, मतलब कि अच्छे लोगों के साथ रहा, और मेरा इंटरेस्ट था, और ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया है। मतलब मैं जो भी चाहता था अपनी लाइफ पे करना, वो मुझे मंजिल मिलती गई। वैसे लोग मिलते गए, रास्ते मिलते गए, वरना मैं आज के बहुत सारे सिंगर्स को मैं जानता हूँ जो इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन हालातों को देख के, माहौल को देख के, वो उनको भी बेचारे को हल्का काम करना पड़ रहा है। तब मुझे जब मैं उनको देखता, तब मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि मैं कम से कम वो कर रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं बचपन से करना चाहता था, और मुझे लोगों ने उसी पे एक्सेप्ट किया है। सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स आई थिंक, मतलब इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग किसी के लिए नहीं हो सकती। तो अब आपने हमें अपनी गजल की जर्नी के बारे में तो बता ही दिया, लेकिन बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई? वहां पे सबसे पहला ब्रेक कौन सा मिला था? हाँ जी, बॉलीवुड में भी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी एंट्री हुई थी मेरी, क्योंकि व्हेन आई वाज इन सारेगामापा, तो वहाँ पे वन ऑफ द एपिसोड्स में
विशाल सर आए थे, विशाल भारद्वाज जी एंड रेखा भारद्वाज मैम। तब वहाँ पे उन्होंने मुझे सुना था और वहीं से वो मुझे कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था। एक कव्वाली थी मूवी, डेढ़ इश्किया थी, डेढ़ इश्किया मूवी। तो उसमें जो गाना था वो बॉलीवुड डिश कव्वाली वो थी। तब उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया था जैसे अमूमन यहाँ पे होता है, आपको पता ही है कि एक बार आप आप एक बार आए, हमें आपकी आवाज में देखेंगे, अगर ये ठीक लगेगा तो वही जो होता है मैम। मैंने गाया और मैं उसके बाद मैं भूल गया। तो फिर कुछ महीनों के बाद ही मुझे विशाल सर का आता है फोन कि तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी है। मैं क्या सर? जो तुमने वो गाया था वो हम तुम्हारी आवाज में रख रहे हैं। सो आई वाज लाइक, पहला गाना बॉलीवुड का, गुलजार साहब की शायरी, विशाल सर का म्यूजिक, माधुरी दीक्षित जी स्क्रीन पे, नसीरुद्दीन शाह साहब, मतलब जिन जिन लोगों का मैं बचपन से इतना बड़ा फैन रहा हूँ, और वो सब लोग मेरे पहले ही गाने में आ गए थे। तो ये एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए। बट हाँ, जो ये ब्रेक मिला, इट्स बिकॉज ऑफ सारेगामापा, जब मुझे पहली बार विशाल सर ने वहां पे सुना। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी आवाज उनको इतनी पसंद आ गई कि आपके बचपन से जो आपका ख्वाब था उन सब आर्टिस्ट के साथ आपका पहला गाना था, तो हमारे व्यूअर्स के लिए हाँ भी जी, चलिए आप अपनी फेवरेट ट्रैक से 2 लाइन गुनगुना दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये गाना तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बहुत अच्छी शायरी है इसकी। दिल का दिया शब भर जला तेरे लिए ओ पिया, जाते हुए कह के गया ओ यार विदा विदा, दिल तो दिया है जान भी देंगे और नजराना क्या होगा, हो लो को छूके लौटाया वो परवाना क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या क्या जी क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या जी क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या क्या जी क्या जी क्या होगा। तो ये गाना था। थैंक यू। यहाँ हमारे पास ऑडियंस तो नहीं है, वरना आई नो कि काफी अच्छा खासा माहौल हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जी। तो जैसा कि जब लोगों ने आपको ऐसे सिंगिंग रियलिटी शोज में देखना शुरू किया, तो उसके बाद लाइफ में क्या चेंज आया? हाँ, लाइफ में चेंज तो मतलब आता ही है कि फिर मैं जहाँ भी कहीं भी जाता था, जब भी शोज करने जाते थे तो बहुत प्यार मिलता था। और जहाँ भी हम अगर कहीं पे भी जाते थे, जैसे किसी भी एयर किसी भी एयरपोर्ट पे जाते थे, तब इतना लोग आते थे आपसे, वो ऑटोग्राफ के लिए आते हैं, आपसे फोटो खिंचवाने आते हैं। तो वो तो एक फील तो है ही, वो जो मतलब एक आम इंसान से जब आप सेलिब्रिटी बनते हैं, उस चीज में वो मजा तो है ही है, वो एक अच्छा तो लगता ही है हमें। बट बस यही है कि ये जो रियलिटी शोज का, मैं एक चीज हमेशा सोचता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कई बार इतनी वाह वाह हो जाती है पार्टिसिपेंट्स को, तो वो चीज ना कई बार वो मतलब उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने इसको अच्छे से पचाया है। मतलब ये आपकी लाइफ की मंजिल नहीं है, ये क्या आपकी पहली सीढ़ी है, ये इट्स जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी। मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब भी आप रियलिटी शो में गाते हैं, कुछ आप लोगों का गाया हुआ गाते हैं, और जब आप कुछ अपनी क्रिएशन करते हैं, आपका जो नाम बनता है वो तभी बनेगा। किसी की चीजें गा देने से, चलो ठीक है, आपको 4-5 महीने लोगों ने टीवी पे देख लिया, ठीक है, आपकी पहचान होगी, वो एक फील अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई लोग उस फील्ड में डूब जाते हैं, लेकिन उस फील्ड में डूबने की बजाय और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो रियलिटी शो में, जो बहुत कम लोग हैं जो आगे आ पाते हैं।
आई थिंक वो उसका कारण मुझे यही लगता है कि वो कुछ लोग उसी में रह जाते हैं, उसी सर्कल में, वो वाह वाह इतना ज्यादा उनको होना शुरू हो जाता है, जहाँ भी तारीफें मिलने बहुत ज्यादा शुरू हो जाती हैं, और वो पहचान नहीं पाते कि अभी तो बहुत छोटी सी बात हुई है उनकी लाइफ में, अभी तो बहुत बड़ी चीजें होती है। क्योंकि किसी के गाने गा के मशहूर होना, मैं उस चीज को मशहूरी मानता ही नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक। जब मेरी किसी दिन मेरी गजल, खुद की गजल हिट हो गई, या मेरा खुद का बनाया हुआ गाना लोगों के जुबान पे होगा, तभी मुझे लगता है कि वो सक्सेस होता है, जो कि असली सक्सेस होता है। बट ये है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जो कि जो भी ये रियलिटी शो के जो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये किसी भी सिंगर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। कि मुझे याद है कि 1.5 लाख लोगों ने ऑडिशन दिया था सारेगामापा का, तो 1.5 लाख लोगों में से जो टॉप जो होते थे, टॉप फाइनल्स में आना, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेहमत की बात है। बट ये है हाँ, बट इसमें बहुत मजा, बहुत ही मजेदार वो टाइम था, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन हुए उसी बहाने। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर वो सारेगामापा मेरी लाइफ में ना था, तो मेरी जर्नी जो थी वो इतनी आसान ना होती। क्योंकि सारेगामापा के कारण, बहुत से लोगों से मिलने के कारण, जैसे मैंने बताया कि विशाल सर मुझे वहां पे मिले, शंकर सर मिले, साजिद वाजी जी मिले, पंडित पंडित जसराज जी मिले, है ना। मतलब कितने बड़े बड़े लोगों से जब आप सामने उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो एक अलग, एक मुझे लगता है अलग आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स वो होते हैं। तो वो चीजें बस हुई मेरे साथ, आई एम सो लकी। और बस, लेकिन मुझे हमेशा जो उसके बाद मैंने चीज बोली, वो मुझे हमेशा लगता है कि वो एक फर्स्ट स्टेप ही होता है। उसके बाद मेन चीज वही है, आपका अपना क्या है लाइफ में, जो भी आप गा रहे हो, आपकी अपनी चीजें जो है वही आपको एक बड़ा स्टार बनाती है। वरना ये रियलिटी शोज की जो वैलिडिटी होती है, जब तक टीवी पे लोग आपको देख रहे हैं, तब तक लोग आपको जान रहे हैं। जी, ये तो बहुत सही बात कही आपने। तो आपने जैसे बताया कि आप भटिंडा से हैं, फिर आप मुंबई गए, वहां पे आपने अपनी म्यूजिक में मास्टर्स करी, एंड उस तो इस पूरे ड्यूरेशन में एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ तो जी। आप किसे अपना सपोर्ट सिस्टम बोलेंगे? आपका सपोर्ट सिस्टम या इंस्पिरेशन ऐसा कौन था? सपोर्ट सिस्टम तो मेरे डेफिनेटली कि जो मेरे माँ बाप थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं तो सबको यही ऐसा ही सोचता हूँ कि सबको, मतलब हर माँ बाप को अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी वो करना चाहते हो। तो मुझे वही याद है कि स्कूल के टाइम से ही, क्योंकि मेरा ज्यादा रुझान म्यूजिक में होने के कारण, जो भी मैंने म्यूजिकली, जो भी मेरी डिमांड्स होती थी, वो उन्होंने सारी पूरी की। जो जो भी मैंने बोला, मैंने ये करना है, उन्होंने मतलब सब कुछ मेरा वो पूरा किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आई थिंक अगर उनकी सपोर्ट ना होती, तो मैं जहाँ पे आज हूँ, यहाँ पे आज मैं ना होता। तो आपकी इस लाइक आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो होगा ही, तो कोई ऐसा फेवरेट सिंगर है आपका जिसके साथ आप फ्यूचर में गाना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, मतलब मैंने, बट मैं फिर से, मैंने जैसे आपको पता है मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा अच्छा हुआ है, तो वो उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कि अभी जैसे आपने देखा होगा, लास्ट ईयर मैंने गाना बनाया था, गुजर जाएगा। तो उसमें बच्चन साहब थे, बच्चन साहब ने उसमें नरेशन किया था। और उसके अलावा इंडिया के 50 टॉप सिंगर्स थे। उसमें से सोनू निगम साहब, श्रेया घोषाल जी, शान जी, मोनाली ठाकुर, जसपिंदर जी, जावेद अली जी, कैलाश खेर साहब, हंसराज हंस जी, मतलब जितने भी, जस्सी जी, और मतलब ऋचा शर्मा जी, जितने भी नाम लो, मतलब 50 सिंगर्स थे जो कि टॉप थे, उन सभी ने मेरी वो कंपोजिशन गाई थी। तो मतलब ये एक इससे बड़ी, मतलब कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है कि जो इंडिया के टॉप सिंगर्स हैं, जिनके साथ सब काम करना चाहते हैं, सब जिनको देखना चाहते हैं, तो वो सब लोग मेरे एक गाने में आ गए थे। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट हाँ, मतलब सोनू सोनू निगम जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के सबसे सुरीले सिंगर जो है वो सोनू जी है। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, उनको पिच परफेक्ट जो सिंगर होते हैं वो है। और ऐसा किसी के साथ काम करना, तो मतलब बहुत से लोग हैं, जितने भी लोग इतने सुरीले हैं, सबके साथ ही मेरा मन होता है। क्योंकि सब लोगों में एक अलग खुशबू है। सब लोगों को ऊपर वाले ने, जो भी लोग आज एक लेजेंड्स की पोजीशन में है, तो सबके साथ ही मैं, मतलब जब भी मिलता हूँ, सबका प्यार लेता हूँ, सबसे दुआएं लेता हूँ, सबका आशीर्वाद में लेता हूँ। बस मुझे यही लगता है, जो इन लोगों ने काम किया है उसको सलाम है। और जब भी मुझे काफी चीजें अभी हो रही हैं और भी लाइफ में, हम बड़ी बड़ी, तो उसके बारे में अभी बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगा। लेकिन हाँ, बहुत मतलब जो जो चीजें मैं जिन लोगों के साथ काम करना चाह रहा हूँ, काफी चीजें वो हो भी रही हैं, और काफी चीजें मैं जो सोच रहा हूँ वो करने की सोच भी रहा हूँ।
तो आपने पूरे इंटरव्यू में हमें ये तो बात बता दी है कि आपके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होती गई और काफी इजीली आपने ये रास्ता तय कर लिया अपना। लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी रहे होंगे। और जब ये होता है तो आप इनसे डील कैसे करते हैं? आई थिंक जो भी आदमी म्यूजिक में है ना, वो आई थिंक सबसे लकी बंदा है, क्योंकि जब भी मेरा मूड सैड होता है ना, जैसे मैं हारमोनियम पे हाथ ही लगाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता मैं किस बात के लिए सैड था, या वो कौन सी बात थी जिसने मुझे बोझ में रखा हुआ था। तो ये एक म्यूजिक में एक शक्ति तो है, जो एक पावर जो है म्यूजिक की, इसमें कोई शक नहीं, ये मैंने फील किया है। मतलब मेरा सर दर्द हो रहा होता है कितना ज्यादा, कोई कोई आपका काम नहीं होता, मतलब वो तो सबकी लाइफ में होता है कि चीजें जब बॉम्बे जैसे शहर में कितना आपको पता ही है, कितना यहाँ पे हेडेक होता है, कितना यहाँ पे मतलब फ्रस्ट्रेशन भी होती है हर आदमी को, क्योंकि कितना यहाँ पे कंपटीशन है, कितना कुछ हो रहा है सबकी लाइफ में। बट ये है कि जो बंदा संगीत के साथ ईमानदार है, तो संगीत उसको कभी भी लो नहीं होने देता। मैंने ये चीज देखी है, संगीत ने हमेशा मेरा साथ ही दिया है। जब भी मैं कुछ हारमोनियम पकड़ता हूँ, जब भी मैं गाता हूँ कुछ, मतलब अपने आप वो मेरा सारे का सारा जो बोझ दर्द संगीत से ही हट जाता है। तो इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई अनुभव रहा है आपका जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो आपके लिए हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है? अनुभव तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं मतलब मुझे मेन चीज यही लगती है जो मैं सबको बोलता हूँ, कि आप जो भी काम करें उस पे आपको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैंने अनफॉर्चुनेटली आज के जो सिंगर्स हैं, मैं जब भी उनको कुछ सिंगर्स को मैं देखता भी हूँ, मतलब काम म्यूजिक का कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक के अलावा हर चीज की बात होती है। संगीत के रियाज की बात नहीं होती, संगीत के बारे में कोई बात नहीं होती, उसके अलावा जितने काम हैं वो सारे होते हैं उनके पास, लेकिन संगीत की बात नहीं होती। इसका कारण यही है कि लोग सीख नहीं रहे हैं। मेरे को एक चीज बस यही है, मतलब अनुभव तो यही है कि मुझे ऐसे लगता है जो भी बंदा सीखा हुआ होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है किसी के भी सामने बात करने का, या म्यूजिक की बात जहाँ पे भी होती है, तो वो आपको एक अलग उसका मजा आता है जब आप सीख के कोई कोई भी चीज करते हैं, या कोई भी चीज आप करें, मतलब चाहे गाने में हो, बजाने में हो, म्यूजिक प्रोडक्शन में हो, म्यूजिक कंपोजिशन में, जो भी आप करें, चाहे संगीत में, एक्टिंग में, किसी भी फील्ड में, अगर आप वो सीख के जब आप करते हैं उसको, जैसे होता है ना, उसकी आप ट्रेनिंग जरूर लें किसी भी अच्छे गुरु से, मुझे लगता है वो आपके बहुत ही ज्यादा आएगी काम। बाकी अपने काम के साथ ईमानदारी रखना बहुत ही जरूरी है। मैंने ये चीज देखा है, जो बंदे ईमानदार रहे अपने काम के साथ, उसको फिर ऊपर वाला उनको देर देर हो सकती है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि उनको चीज ना मिली हो जो भी उन्होंने सोचा हो। एक सच्चे मन से, सच्ची ईमानदारी के साथ, सबका प्यार लेते हुए जब आप कोई काम करते हैं, तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है वो इस शो का एसोसिएटेड पार्टनर है और वो महिला सशक्तिकरण की ओर काम करते हैं। तो आपका वेरी क्या नाइस। विचार है महिलाओं के किस चीज के बारे लिए? में? नहीं, वो तो है ही, मतलब महिलाओं को तो, मतलब इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, मतलब इसमें विचार तो बस यही है कि डेफिनेटली ये जो भी ये काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, और महिलाओं को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बट आजकल तो काफी ठीक हो गया, अभी मैं आजकल जब सिस्टम देख रहा हूँ, अभी इतना वो चीज अभी नहीं रही है सोसाइटी में हमारी, जैसे पहले होता था। गर्ल्स को मतलब बहुत डिमोटिवेट किया जाता था, फीमेल्स को। बट अभी अभी जो मुझे लगता है, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है सारा। बट यही है, हाँ, मतलब जो भी लोग इस चीज में काम कर रहे हैं, इस पे तवज्जो दे रहे हैं, इस चीज को और ज्यादा अच्छे से आगे लेके आना चाह रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम है। और बस यही है कि सब महिलाएं अपने आप पे काम करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, कि किसी भी कोई भी अगर परेशानी उनको आए, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी खुद की एक सोच होनी चाहिए, खुद का अपना लेवल होना चाहिए, खुद का जो आपने सोचा है अपने लिए, उसको पूरा करने के लिए आपकी खुद की वो मेहनत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये करना चाहती हूँ तो वो आप
तो किसी के ऊपर आप देखो, मतलब मेरे जो आसपास भी मेरे दोस्त हैं, ये चीज मैं सबको बोल दो, अपने आप को इतना आप सशक्त बनाओ कि आपको किसी की तरफ ना देखना पड़े। अब जो भी आप काम करना चाहो, आप खुद अपने बलबूते पे करो, क्योंकि उसका फिर मजा ही अलग आएगा। मतलब किसी को मतलब हस्बैंड की सपोर्ट लेना, बॉयफ्रेंड की सपोर्ट लेना, वो एक एक शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, लेकिन वो जब आप खुद उस चीज को महसूस करेंगे, खुद अपनी मेहनत के साथ आप जब कोई कुछ चीज करेंगे, तो उसका मजा ही लगा था। तो जैसा कि हमारे शो का नाम ही सक्सेस स्टोरीज है, तो आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस बेसिकली तो यही है कि ये बहुत मुश्किल सा वैसे सवाल है, क्योंकि आज अभी तक यही नहीं पता चलता कि सक्सेस है क्या, क्योंकि कई लोग मतलब मैं अभी आज ही मतलब थोड़ी सी मैं बात लंबी करना चाहूंगा, क्योंकि आज ही मेरी बात हो रही थी कि आज की डेट में गाना हिट होने का क्या मतलब, कैसे पता चलता है कि गाना हिट हो चुका है, क्योंकि आप अभी जैसे आपको पता कि इतने मिलियंस व्यूज मतलब अगर गाने के नीचे 100 मिलियन आ गया तो हिट है, पर वो भी हमें पता कि वो भी खरीदे हुए होते हैं। मतलब जहां भी अभी आजकल ना वो हिट फ्लॉप वाला तो मामला समझ से ही परे, बस सक्सेस यही है जो मेरे हिसाब से कि जहां भी आप जाएं, आपको लोग प्यार करें बस। जहाँ पे भी मैं जैसे शोज करने के लिए जाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने जहाँ पे भी शोज किए हैं, मुझे मतलब याद नहीं है पिछले 8 साल से जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी जब से शुरू हुई है, तो मतलब इतना मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जब जब आपको इतना प्यार देते हैं, जब शो खत्म होने के बाद वो आपको देखने की जब वेट करते हैं कि एक बार इस सिंगर से मिलके जाना है हमने, तो वो मतलब कई बार, कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि शो जितना टाइम मुझे शो के बाद भी लगा कि सब के सब लोग आपको मिलना चाहते हैं, सब लोग आपसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन मैं मेन बात करूं आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद की और प्यार की, जो लोग आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं, जो लोग चाहते हैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचे, आई थिंक उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बाकी सक्सेस तो एक संगीतकार के लिए तो जब तक उसका सुर है तभी उसका सक्सेस है, जब तक ऊपर वाले ने ये मतलब सुर में, जब तक कोई सिंगर सुर में गा रहा है तभी तक उसकी सक्सेस है। जब तक मेरे हाथ ही काम कर रहे हैं, हारमोनियम के ऊपर चलेंगे, तब तक है। जिस दिन ऊपर वाले ने ये चीज मतलब उसको महसूस हुई कि इससे हमने छीन लेनी है, तब उसी दिन आप गए। बट ये सब कुछ होते होते अगर आपको लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो वही एक सक्सेस है मेरे हिसाब से। आपकी सारी जो भी आशाएं हैं और आप जो भी करना चाहते हैं आगे, उन सब के लिए आपको सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, और शुक्रिया। ये जो आपने अभी बताया कि जब कि लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है, हम आशा करते हैं कि आपको उतना प्यार हमेशा मिलता रहे, आप जहाँ पे भी जाए। थैंक यू सो मच। और अब जब हम इस एपिसोड के एंड पे आ ही गए हैं, तो आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बस मैसेज देने वाला तो मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी म्यूजिक का। बट यही है, बस एक ही चीज है कि एक चीज को देख के थोड़ा सा दुख होता है कि जो एवरेज सिंगर्स हैं, वो जब बहुत ज्यादा अपने मार्केटिंग के जरिए या जो भी, जब अच्छे सिंगर्स को मैं देखता हूँ, जिन लोगों ने इतना 15-15-20 साल की तपस्या की होती है म्यूजिक में, जब मैं उनको देखता हूँ, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी सुनकार हैं, जो भी लिसनर्स हैं, जो भी देखते हैं अच्छे संगीत को, आप प्लीज अच्छे संगीत को आगे लेके आए, क्योंकि ये इसका सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है। आप ही ये सारा सीन चेंज कर सकते हैं। फिर से वो जो लता जी, मदन मोहन जी, वो कंपोजिशन जो थी, वो जो माहौल था, जब जैसे गाना लगता था तो एक अंदर से लगता था कि संगीत हो रहा है। आजकल वो चीज की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बट यही है कि यही एक रिक्वेस्ट है, मैसेज नहीं है, कि आप प्लीज कोशिश कीजिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, संगीत से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करें। और जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे उनसे भी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सीख के आइए। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, जो भी काम करें सीख के करें। जजीम, जाने से पहले आपने जैसे बताया कि गुजर जाएगा एक गाना था जो आपने रिसेंटली गाया था, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो गा सकते हैं? हाँ जी जरूर। ये एक एंथम बनाया था मैंने, बहुत प्यारा एंथम था, जिसमें इंडिया के सभी सिंगर्स ने
गाया था, जो टॉप सिंगर्स हैं, और बच्चन साहब ने रेसिटेशन किया था इस पे, तो इसकी मैं 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राख से तू खिल जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, बंदे आए समा गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, बेबसी का मकान गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, बंदे आए मकान गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच जजीन इस गाने के लिए और अपना टाइम देने के लिए हमें इस सक्सेस स्टोरीज के शो के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। So thank you so much everyone for joining with us today on this episode of Success Stories. And for more such stories, stay tuned with us and please subscribe our channel so that you keep getting notifications about all our new shows that come up every Monday, Wednesday and Friday. So till the next show up, just stay safe and take care.